नमस्कार स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है अमीन्स। देखिए ये चैप्टर न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि इसकी जो एप्लीकेशंस है वो हमारी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा हैं कि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखिएगा और आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब इस स्लाइड में देखिए एक कोट लिखा है। ये कोट इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बताता है। इसमें लिखा है कि अमीन्स का सबसे बड़ा कमर्शियल यूज यानी बिजनेस के लेवल पर दवाइयों और फाइबर्स को बनाने में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एड्रेनलिन हार्मोन का नाम सुना होगा या सर्दी जुकाम की दवा बेनेड्रिल का नाम सुना होगा। इन सब में अमीन्स होते हैं। यहाँ तक कि जो कपड़े रंगने वाले डाइज होते हैं और जो डेंटिस्ट्स एनेस्थेटिक यूज करते हैं जैसे कि नोवोकेन, वो सब अमीन्स के ही डेरिवेटिव्स हैं। मतलब ये चैप्टर सिर्फ किताबी नहीं बल्कि हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमीन्स हमारे आसपास मेडिसिन से लेकर कपड़ों तक हर जगह मौजूद हैं। तो अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर के फंडामेंटल्स यानी इसकी नींव पर आते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन समझने से पहले उसका ब्लूप्रिंट यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम अमीन्स के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। अब इस स्लाइड में हम अमीन्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो सवाल उठता है, अमीन्स आखिर हैं क्या? देखिए बहुत सिंपल है। हम सब अमोनिया मॉलिक्यूल यानी NH3 को जानते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होते हैं। अगर आप इन 3 हाइड्रोजन एटम्स में से एक या दो या तीनों को किसी अल्काइल ग्रुप जैसे मीथाइल, इथाइल या किसी एराइल ग्रुप जैसे बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दें, तो जो नया कंपाउंड बनेगा बस उसी को अमीन कहते हैं। सिंपल सी बात है, अमीन्स अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमीन्स अमोनिया से ही बनते हैं जब हम उसके हाइड्रोजन एटम्स को अल्काइल या एराइल ग्रुप से बदल देते हैं। चलिए अब इस स्लाइड में अमीन के 3D स्ट्रक्चर को समझते हैं। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, ये ट्राइमिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर है। इसका जो शेप है वो बिल्कुल अमोनिया जैसा यानी पिरामिडल है। यहाँ जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके ऊपर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एक लोन पेयर बैठा हुआ है। अब VSEPR थ्योरी के अनुसार ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है। इसी लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये जो CNC बॉन्ड एंगल्स हैं ये थोड़ा सा दब जाते हैं और आइडियल टेट्राहीड्रल एंगल जो 109.5 डिग्रीज होना चाहिए उससे कम होके 108 डिग्री रह जाता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अमीन्स का शेप पिरामिडल होता है और उनका बॉन्ड एंगल लोन पेयर की वजह से 109.5 डिग्री से कम होता है। अब हम इस स्लाइड में अमाइन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि बहुत ही लॉजिकल और आसान है। स्टेप 1 से शुरू करते हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अमोनिया यानी NH3। अब स्टेप 2 देखिए। अगर आपने अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन को एक R ग्रुप से रिप्लेस किया तो जो RNH2 बनेगा उसे हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन। स्टेप 3, अगर आपने 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर दिए तो R2NH बनेगा जिसे हम सेकेंडरी अमाइन या 2 डिग्री अमाइन कहते हैं। और आखिर में स्टेप 4, अगर आपने तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया तो R3N बनेगा जिसे हम टर्शरी अमाइन या 3 डिग्री अमाइन कहते हैं। कितना आसान है ना? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि अमोनिया के कितने हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हुए हैं, 1, 2 या 3। अब इस स्लाइड में हम इन एमीन्स के नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। देखिए, इनके नाम लिखने के 2 सिस्टम्स होते हैं, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। हम दोनों को समझेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि एग्जाम्स के लिए IUPAC सिस्टम पर फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसके रूल्स देखते हैं। चलिए इस स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल से IUPAC रूल्स को ठीक से समझें। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 NH2। इसका कॉमन नेम है इथाइलमीन। अब IUPAC नाम के लिए इसका पेरेंट एल्केन क्या है? 2 कार्बन मतलब ईथेन। तो ईथेन के आखिरी ई को हटाइए और उसकी जगह अमीन जोड़ दीजिए, तो नाम बन गया इथानमीन। सिंपल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3N CH2 CH3। ये एक सेकेंडरी अमीन है। यहाँ नाइट्रोजन पर एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप है।
रूल ये है कि जो लंबी कार्बन चेन है उसको पेरेंट मानते हैं, तो इथाइल चेन पेरेंट हो गई, इसलिए बेस नाम हुआ इथानमीन। अब जो छोटा ग्रुप यानी मिथाइल नाइट्रोजन पर लगा है उसको N प्रीफिक्स लगाकर लिखते हैं, तो पूरा नाम हुआ N मिथाइल इथानमीन। और आखिर में देखिए C6H5NH2, इसका कॉमन नेम एनेलीन है। ये नाम इतना फेमस हो गया है कि IUPAC ने इसे भी एज एन ऑफिशियल नेम एक्सेप्ट कर लिया है, हालांकि इसका सिस्टमैटिक नाम बेंजीनामीन है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया IUPAC नेमिंग के रूल्स को समझना था। चलिए, अब हम इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल सेक्शंस में से एक पर आ गए हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब एमीन्स को बनाया कैसे जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक गोल्ड माइन है। यहाँ से डायरेक्ट हाउ विल यू कन्वर्ट A to B वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आगे आने वाले हर मेथड को बहुत ध्यान से समझना है। तो इस स्लाइड में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि अमीन्स को प्रिपेयर करने के मुख्य मेथड्स कौन-कौन से हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला है नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करके, दूसरा है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, तीसरा नाइट्राइल्स और अमाइड्स का रिडक्शन करके, और आखिर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये पांचों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए अब इन सबको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो अब हम पहली मेथड देखते हैं, जो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। स्क्रीन पर रिएक्शन देखिए, RNO2 से RNH2 बन रहा है, यानी हमें बस -NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके -NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स लाइक निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम, या फिर हम मेटल को एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हैं, जैसे आयन और HCl। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडस्ट्रीज में आयन स्क्रैप और HCl वाला मेथड प्रेफर किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जो FeCl2 बनता है वो हाइड्रोलाइज होकर HCl वापस रीजनरेट कर देता है। इसका मतलब हमें रिएक्शन शुरू करने के लिए बस थोड़ा सा ही HCl डालना पड़ता है। इससे ये मेथड काफी सस्ता और एफिशिएंट हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करके अमाइंस बनाना एक बहुत रिलायबल तरीका है। इस स्लाइड में हम दूसरी मेथड देखेंगे, जो है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। इसमें हम एक एल्किल हैलाइड यानी RX का रिएक्शन अमोनिया यानी NH3 से कराते हैं। ये एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। पर इस मेथड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं। जो प्राइमरी अमीन बनता है वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और फिर से एल्किल हैलाइड पर अटैक कर देता है। इससे सेकेंडरी अमीन बनता है, फिर टर्शरी और आखिर में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक का मिक्सचर बन जाता है। अब अगर हमें सिर्फ प्राइमरी अमीन चाहिए तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम शुरू में ही अमोनिया बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लें। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि अमोनोलाइसिस से अमीन्स का मिक्सचर मिलता है, जो इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। अब इस स्लाइड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को देखेंगे। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसका सुपर पावर ये है कि इससे प्योर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन मिलता है। कोई मिक्सचर नहीं, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन। लेकिन हर हीरो की तरह इसकी भी एक कमजोरी, एक लिमिटेशन है। वो ये है कि इस मेथड से हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जैसे कि एनिलीन नहीं बना सकते। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में एरिल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इस स्लाइड का मेन टेक अवे है, गैब्रियल सिंथेसिस इज फॉर प्योर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस ओनली। इस स्लाइड में हम एक और जबरदस्त नेम रिएक्शन देखेंगे, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस के लिए रामबाण है। इस रिएक्शन में हम एक अमाइड RCONH2 को ब्रोमीन और एल्कली जैसे NaOH के साथ ट्रीट करते हैं और प्रोडक्ट में हमें मिलता है एक अमाइन RNH2। अब ध्यान से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिए। रिएक्टेंट में जो CO ग्रुप था वो प्रोडक्ट में से गायब हो गया है। इसका मतलब जो अमाइन बना उसमें पेरेंट अमाइड से एक कार्बन एटम कम है। इसी वजह से इस रिएक्शन को एक स्टेप डाउन रिएक्शन या डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कन्वर्जन्स में बहुत काम आएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हॉफमैन रिएक्शन से
एक कार्बन कम वाला अमाइन बनता है। चलिए, अब तक हमने अमीन्स को बनाना सीख लिया है। अब इस स्लाइड से हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यानी वो दिखते कैसे हैं, उनकी स्मेल कैसी होती है और वो दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। तो पहले हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस पर आएंगे। तो इस स्लाइड में हम कुछ मुख्य फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला पॉइंट है इनकी ओडर यानी स्मेल। जो लोअर एलिफैटिक अमीन्स होते हैं उनकी स्मेल काफी हद तक फिशी यानी मछली जैसी होती है। दूसरा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। छोटे अमीन्स पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अमीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पर, बॉइलिंग पॉइंट। इसका ऑर्डर ध्यान से देखिए। प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी। ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल सा रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राइमरी अमीन्स के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एच बॉन्डिंग के लिए, सेकेंडरी के पास सिर्फ एक और बेचारे टर्शरी के पास नाइट्रोजन से जुड़ा एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए वो आपस में एच बॉन्ड्स नहीं बना पाते। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया प्रॉपर्टीज और उनके रीजंस को समझना था। चलिए अब आते हैं अमीन्स की सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी पर, जो है उनका बेसिक कैरेक्टर। हम सब जानते हैं कि अमीन्स अमोनिया की तरह लुईस बेसिस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसे वो डोनेट कर सकते हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम एल्केन अमीन्स को अमोनिया से कंपेयर करें तो इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है? 1 मिनट सोचिए इसके बारे में, क्या लगता है? तो पिछली स्लाइड के सवाल का जवाब है एल्कानमाइंस। अब इस स्लाइड में हम इसका रीजन देखेंगे। एल्कानमाइंस अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसका रीजन है एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो एल्काइल ग्रुप्स आर ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन एटम की तरफ धक्का देते हैं या पुश करते हैं। इस पुश से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और वो अपना लोन पेयर और भी आसानी से डोनेट कर पाता है। और जो जितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसलिए एल्कानमाइंस अमोनिया से बेटर बेस है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था प्लस आई इफेक्ट की वजह से एल्कानमाइंस की बेसिसिटी का बढ़ना। अब इस स्लाइड में हम कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। यहाँ हम एरिल अमाइंस, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एनिलीन, को अमोनिया से कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ रिजल्ट बिल्कुल उल्टा है। एरिल अमाइंस अमोनिया से भी वीकर बेस होते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इसका विलन है रेजोनेंस। एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो फ्री नहीं है, वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और पूरी रिंग में घूमने लगता है, जिसे हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। इस वजह से वो लोन पेयर डोनेशन के लिए आसानी से अवेलेबल ही नहीं रहता। इसलिए एनिलीन एक वीक बेस है। तो इस स्लाइड का मेन टेकअवे है कि रेजोनेंस की वजह से एरिल अमाइंस वीक बेसिस होते हैं। अब इस स्लाइड में हम बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई में समझेंगे। देखिए, अगर आपको लगा कि सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से ही हम बेसिसिटी का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं तो ऐसी गलती मत करना, खासकर जब हम एक्वेस सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर बेसिसिटी की बात कर रहे हों। एक्वेस फेज में 3 फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट यानी वाटर के साथ एच बॉन्डिंग, और स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भाड़। इन तीनों की आपसी खींचातानी के बाद जो फाइनल ऑर्डर निकलता है वो थोड़ा सा इर्रेगुलर हो जाता है। आपको एग्जाम्स के लिए स्क्रीन पर जो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस का ऑर्डर दिया है, सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्शरी ग्रेटर दैन प्राइमरी, ये ऑर्डर याद रखना है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक्वेस फेज में बेसिसिटी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। चलिए अब इस स्लाइड से हम कुछ ऐसी की रिएक्शंस देखेंगे जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं, खासकर डिस्टिंक्शन टेस्ट्स के फॉर्म में। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनकी मदद से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में फ़र्क कर सकते हैं। तो इन रिएक्शंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस स्लाइड में हम पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट देखेंगे जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। जब हम किसी प्राइमरी अमीन को
क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ हल्का सा गर्म करते हैं तो एक बहुत ही बदबूदार सब्सटेंस बनता है जिसे आइसोसाइनाइड RNC कहते हैं। इसकी स्मेल बहुत ऑफेंसिव होती है और इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स ये टेस्ट नहीं देते। इसलिए ये प्राइमरी अमीन्स का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि कार्बायोमीन टेस्ट प्राइमरी अमीन्स को पहचानने के लिए यूज होता है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड यानी HNO2। यहाँ पर प्राइमरी एलिफैटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स का बिहेवियर एक दूसरे से बहुत अलग होता है। जब एक प्राइमरी एलिफैटिक अमीन रिएक्ट करता है तो एक हाईली अनस्टेबल डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है जो बनने के साथ ही तुरंत डीकंपोज होकर अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस देता है। लेकिन जब एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जैसे कि एनिलिन लो टेम्परेचर यानी 273 to 278 केल्विन पर रिएक्ट करता है तो एक स्टेबल डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है जिसे हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कहते हैं। और ये डाइज़ोनियम सॉल्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक हीरो है। इससे हम आगे बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन्स का नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट बिहेवियर। इस स्लाइड में हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को जल्दी से देख लेते हैं। पहला है एसिटाइलेशन। इसमें अमीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से होता है और प्रोडक्ट में अमाइड बनता है। अगर हम स्पेसिफिकली बेंजोइल क्लोराइड यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को बेंजोइलेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम एरियल सल्फोनिल क्लोराइड से करते हैं। इस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट और इसकी मदद से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन से इंट्रोड्यूस कराना था। तो चलिए आज के इस सेशन को समराइज करते हैं। आज हमने समझा कि अमीन्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन, उनको प्रिपेयर करने के इंपॉर्टेंट मेथड्स और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उनका बेसिक नेचर। हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट्स भी देखे। पर एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जो स्टेबल डायोजोनियम सॉल्ट हमने एनिलिन से बनाया था, उसका आगे क्या होता है? वो कैसे एक मास्टर की या एक गेटवे की तरह काम करता है जिससे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक पूरी नई दुनिया बना सकते हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचिए क्योंकि यही हमारे अगले टॉपिक का फाउंडेशन है।